पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिस्पायरेटरी ट्री के बारे में, और हम लोगों ने देखा था ये जो लंग्स है, लंग्स के अंदर काफ़ी सारे डक्ट सिस्टम है, और ये जो स्ट्रक्चर बनाता है वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको बोलते हैं क्या, रिस्पायरेटरी ट्री। और हम लोगों ने क्या देखा कि ये लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट है उसका नाम है एल्वुलाई। ठीक है, जो लंग्स का एल्वुलाई, लंग्स का फंक्शनल यूनिट जो है उसका क्या नाम है, एल्वुलाई। ये एल्वुलाई क्यों फंक्शनल यूनिट कहलाता है, क्योंकि आप देखोगे कि लंग्स जो हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं ये लंग्स के एल्वुलाई के पास जाता है और यहीं से एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। पूरे लंग्स में एल्वुलाई भरा हुआ रहता है। ओके, और ये एल्वुलाई की संख्या लगभग 300 मिलियन है। यानी हम लोग बोलते हैं कि ईच लंग हैज अबाउट 300 मिलियन एल्वुलाई। हम लोग देखते हैं क्या कि ईच लंग हैज अबाउट 300 मिलियन एल्वुलाई। ठीक है, यानी कि 3 मिलियन एल्वुलाई होता है कहाँ, हमारे लंग्स के अंदर। ओके, और अगर हम लोग देखें डायमीटर ऑफ एल्वुलाई इज अबाउट, यानी कि द डायमीटर ऑफ एल्वुलाई इज अबाउट कितना होगा, तो 250 म्यू एम। ठीक है, एक एल्वुलाई का डायमीटर जो है वो कितना है, 250 म्यू एम, और टोटल कितना, तो 300 मिलियन। तो हम लोग क्या देखते हैं कि द टोटल रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया कितना होगा, द टोटल respiratory surface area, the total respiratory surface area of the lungs has been calculated, the lungs has been calculated जो कैलकुलेट किया गया है वो कितना है, द कैलकुलेटेड टू बी 143 मीटर स्क्वायर, 143 मीटर स्क्वायर बाय ये जो 143 मीटर स्क्वायर किया था उस साइंटिस्ट का नाम था घेर एट ऑल, GEHR, घेर एट ऑल। ठीक है, इन्होंने इस चीज का जो जिक्र वो 1978 में इतना सरफेस एरिया बताया था। कब, 1978, एंड और कितना, तो एंड 200 मीटर स्क्वायर बाय, इसको जो बताया था उस साइंटिस्ट का नाम जो है वो है ग्रेज एनाटॉमी। ठीक है, ये ग्रे एनाटॉमी जो है इन्होंने जो है 1995, तो इन 1995 में इन्होंने जो है
वो बताया कितना 200 मीटर स्क्वायर, यानी हम लोग बोल सकते हैं 143 मीटर स्क्वायर टू 200 मीटर स्क्वायर सरफेस होता है किसका, लंग्स का, ठीक है, एल्वुलाई का, इतना एरिया होता है एल्वुलाई का। और यही रीज़न है कि हम लोग जो रिस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं, ब्रीदिंग प्रोसेस करते हैं, वो लंग्स के द्वारा करते हैं, है ना। क्यों, इतना ज़्यादा सरफेस एरिया हमारे बॉडी के किसी पार्ट का नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि टेनिस कोर्ट जो है उसमें अगर एल्वुलाई को बिछा दें तो वो पूरे टेनिस कोर्ट को कवर कर लेगा एल्वुलाई। इतना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है किसका, एल्वुलाई का, ओके। और पूरे लंग्स में ये एल्वुलाई भरा हुआ होता है। तो हम लोगों ने देखा एल्वुलाई, ओके। रिस्पायरेटरी ट्री का फंक्शनल यूनिट जो था वो क्या था, एल्वुलाई। लिख लिया इसको। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या होगा, ये होगा स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन। चलिए, तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन। स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन। स्टेप्स इन रिस्पायरेशन, ओके। कौन कौन से स्टेप जो है वो रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे जो पहला स्टेप है रिस्पायरेशन का वो आप लोग को पता है, ब्रीदिंग, है ना, यानी कि इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। पहला जो स्टेप है एक्सपायरेशन, ठीक है। और इसी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। तो हम लोग जो पहला जो प्रोसेस है रिस्पायरेशन का, यानी आप बोल सकते हो कि रिस्पायरेशन के अंदर ब्रीदिंग आता है, ठीक है। तो पहला जो प्रोसेस है वो ब्रीदिंग, जहाँ पे इनहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ फॉल एयर का काम होता है। ये पहला प्रोसेस है किसका, रिस्पायरेशन का पहला स्टेप क्या है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑफ एयर। दूसरा है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या है, डिफ्यूजन ऑफ, क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, किसके किसके बीच, O2 का और एंड CO2 दोनों का डिफ्यूजन होगा, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। across alveolar membrane, ठीक है। तो पहला जो है प्रोसेस क्या हुआ, ब्रीदिंग। दूसरा जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। तीसरा जो प्रोसेस हो जाएगा, सॉरी, दूसरा जो प्रोसेस हुआ वो क्या हुआ, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। और तीसरा जो प्रोसेस है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फोर्थ जो प्रोसेस है वो क्या है, तो वो है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। डिफ्यूजन of O2 and CO2 across blood
एंड टिश्यू। एंड फिफ्थ जो प्रोसेस है वो क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यूटिलाइजेशन किसका, ऑफ O2 इन यूटिलाइजेशन ऑफ O2 इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 इन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, सेलुलर रिस्पायरेशन। यानी कि जो प्रोसेस है रिस्पायरेशन का, वो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस, यानी कि सांस का लेना और सांस का छोड़ना। ठीक है, हम लोग जो सांस खींचते हैं, ठीक है, वो कहाँ जाता है, ये सांस जो है वो हमारे लंग्स के एल्वुलाई तक जाता है। कहाँ तक जाता है, लंग्स के एल्वुलाई तक। और ये लंग्स का जो एल्वुलाई है, ये लंग्स का जो एल्वुलाई है, ये एल्वुलाई के पास अगर हम लोग देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एल्वुलाई के पास। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है। तो ये एल्वुलाई के पास से गुजरता है ब्लड वेसल्स। कौन गुजरता है, ब्लड वेसल्स। ओके, और इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई रहता है। ब्लड जो आता है यहाँ पे, उसमें CO2 का कंसंट्रेशन हाई रहता है। यहाँ पे CO2 नहीं रहता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम रहती है। तो यहाँ पे इसका प्रेशर ज़्यादा है, इस कारण से ये डिफ्यूज कर जाता है एल्वुलाई के पास। एल्वुलाई के पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, ये डिफ्यूज कर जाता है किसके पास, ब्लड वेसल्स के पास, जो कि आपका सेकेंड प्रोसेस है, जो हम लोग लिखे कि डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तीसरा जो प्रोसेस है, अब आ गया ये ब्लड के पास। ठीक, ये ब्लड के पास आ गया, तो ये ब्लड से एल्वुलर मेम्ब्रेन एंड ब्लड हो जाएगा, सॉरी, एंड ब्लड। ठीक है, अब जो ये ब्लड वेसल्स के पास आ गया, ये जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। वैसे भी हम लोग बोलते हैं ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है ब्लड करता है। ऑक्सीजन जो है वो मिल गया किसके पास, ब्लड में। अब ये ब्लड से जो है वो पूरे बॉडी में, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होता है। ठीक है, तो ब्लड से जो है ये पूरे बॉडी में ब्लड जाएगा हार्ट के पास, हार्ट पंप करेगा, पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। तो वो हमारा थर्ड प्रोसेस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। जब ये पूरे बॉडी में सेल टिश्यू के पास पहुंचता है, तो सेल टिश्यू में यानी कि ब्लड जो है, ब्लड से जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन पहुंच जाता है किसके पास, टिश्यू के पास, और टिश्यू से जो है वो सेल के पास। ठीक है, और टिश्यू जो काम करता है, टिश्यू लेकर के ऑक्सीजन को जो है वो क्या करता है, ये टिश्यू जो ऑक्सीजन को लेकर के ये जो है उससे बना लेते, ऑक्सीडेशन करता है, बनाता है क्या, CO2। ये CO2 जो है वो पुनः डिफ्यूज कर जाएगा किससे, तो डिफ्यूज कर जाएगा आपका ब्लड के साथ, और ब्लड से ये जो है वो पुनः बाहर। तो अगर स्टेप को हम लोग एक चार्ट के द्वारा बनाएं तो कैसे बनाएंगे, सो दिखाते हैं आप लोगों को। ओके, सबसे जो पहला प्रोसेस होता है, सबसे पहले एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट रहेगा, एयर। तो इस एयर का इंस्पायरेशन हुआ,
इंस्पिरेशन हुआ और ये पहुंच गया कहाँ, लंग्स के पास, और लंग्स से पहुंच गया किसके पास, एल्वुलाई के पास। एल्वुलाई, ये एल्वुलाई से जो है वो किस में मिलेगा, तो ब्लड में। ब्लड से जो है ये किस में मिलेगा, तो ट्रांसपोर्ट होता है और ये पहुंच जाता है टिश्यू के पास, टिश्यू, और ये टिश्यू फ्लूइड से जो है वो टिश्यू और किसके, सेल के पास पहुंच गया। ठीक है, सेल टिश्यू क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन किया, इसके साथ क्या करता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ तक जो जाता है वो एटमॉस्फेयर से एयर गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन ज़्यादा, ऑक्सीजन लंग्स, एल्वुलाई, ऑक्सीजन सेल टिश्यू के पास। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन के बाद ये रिलीज करता है क्या, CO2 को, और यहाँ से जो है ऑक्सीडेशन होगा तो ATP ये सब का फॉर्मेशन होता है, ATP H2O और CO2। ये CO2 को जो है वो रिलीज कर देगा। ठीक है, ये CO2 किससे मिलेगा, तो पुनः ऑक्सीडेशन होगा तो सेल टिश्यू फ्लूइड, यहाँ पे सेल टिश्यू फ्लूइड रहता है, फ्लूइड से ये जो है मिलता है, तो ये जो है सेल टिश्यू फ्लूइड, सेल टिश्यू फ्लूइड से ये डिफ्यूज कर जाएगा पुनः किसके पास, तो ब्लड से पुनः जो है ये पहुंच जाएगा एल्वुलाई से ये पहुंच जाएगा लंग्स के पास, यानी लंग्स के फंक्शनल यूनिट, लंग्स से ये पहुंच जाएगा, लंग्स से एक्सपायरेशन होगा और ये एक्सपायरेशन होकर पुनः कहाँ पहुंच गया, एटमॉस्फेयर में। तो हम लोग देखें क्या, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, आखिर वही काम हुआ, ब्रीदिंग कहलाया। यहाँ भी लंग्स यानी कि ये जो प्रोसेस हुआ, सबसे पहले इंस्पिरेशन हुआ जो यहाँ तक लंग्स तक पहुँचा, एल्वुलाई तक पहुँचा, इस प्रोसेस को क्या बोले, इस प्रोसेस को बोले इंस्पिरेशन। और ये जो है वो एल्वुलाई से यहाँ गया एक्सपिरेशन, यानी फर्स्ट प्रोसेस जो हुआ ब्रीदिंग। सेकेंड प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू, और थर्ड प्रोसेस यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ, और फोर्थ प्रोसेस ऑक्सीडेशन होकर के बाहर निकल गया। तो हम लोग जो है वो फिफ्थ जो चारों प्रोसेस देखे, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन वो दिख रहा है, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2, यहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूज किया, तो यहाँ पे देखिए कि इस सब में जो है वो क्या डिफ्यूज करेगा, CO2, है ना। तो ऑक्सीजन, एल्वुलाई से ऑक्सीजन गया ब्लड के पास, और ब्लड से CO2 गया किसके पास, एल्वुलाई के पास, दूसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। चौथा जो प्रोसेस था डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 ब्लड एंड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज किया किसके, ब्लड टिश्यू के पास, और यहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज किया किसके पास, ब्लड टिश्यू के पास। और पांचवा प्रोसेस था क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिस्पायरेशन। हम लोग देखें क्या, इंस्पायरेशन हुआ, इंस्पायरेशन जब होता है तो यही प्रोसेस जो है पुनः रिपीट कर जाता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था, जब यहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूज कर रहा होता है इसके पास, तो यहीं पे जो है आप देखोगे क्या कि इधर से CO2 डिफ्यूज करेगा। ठीक है, जब ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है O2 को, तो ये जो है एल्वुलाई से O2 ब्लड के पास आ रहा था, तो यहाँ से जो है CO2 भी एल्वुलाई के पास जाता है। एल्वुलाई जब ऑक्सीजन को ले रहा होता है तो इधर जो है हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं, साथ ही साथ एक्सपायरेशन भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो यहाँ इंस्पायरेशन हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन, और एक्सपायरेशन के बाद जो है ये कहाँ पहुँच गया, CO2 कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया आपका एटमॉस्फेयर में। तो ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होता है, इसीलिए जो है हम लोग देखते हैं, हम लोग को पता भी नहीं चलता है, हम लोग सांस लिए और छोड़े, ये इतना प्रोसेस हो गया। ये का क्या है, स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन है। कितने स्टेप में रिस्पायरेशन कंप्लीट होता है, 5 प्रोसेस में कंप्लीट होता है। आगे हम लोग और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। हम लोग देखेंगे प्रोसेस, अब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ने के बाद प्रोसेस देखेंगे, तो उसमें और डिस्कस करेंगे बाय डायग्राम, हार्ट का ए का बना करके जो इसको समझाएंगे। चलिए, अब हम लोग जो है
वो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन के बाद। तो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। ओके, क्या है मैकेनिज्म रिस्पायरेशन का? तो हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, रिस्पायरेशन नहीं, रिस्पायरेशन तो पढ़े है ना। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, क्या है मैकेनिज्म ब्रीदिंग का? तो हम लोग देखते हैं ब्रीदिंग इज वेंटिलेशन या मूवमेंट ऑफ या मूवमेंट डाइट। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग आने की इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज मूवमेंट diet brings fresh air into lungs and remove foul air from them. And foul air from them. ब्रीदिंग जो है वो मूवमेंट है एक प्रकार का, किसका? एयर का, जो लाता है अपने अंदर कैसा एयर को? फ्रेश एयर को। फ्रेश एयर किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। दैट एयर इज कॉल्ड फ्रेश एयर। वो एयर जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा उस एयर को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेश एयर। तो ये फ्रेश एयर को अंदर लेके आएगा, और फॉल एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। फॉल एयर किसको बोलते हैं? तो फॉल इक्वल टू जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, उसको बॉडी से क्या करेगा? रिमूव करेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग, या ब्रीदिंग वो प्रोसेस है। हम लोग देखते हैं कि ब्रीदिंग हम लोग पहले ही देख चुके हैं, फर्स्ट ही क्लास में हम लोग देखे, फर्स्ट ही लेक्चर में देखे हम लोग कि ब्रीदिंग्स जो है ये प्रोसेस है। ठीक है, ये प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? हम लोग बोलते हैं कि इनफ्लो ऑफ एयर, जिसको बोलते हैं क्या? इंस्पायरेशन, एंड आउटफ्लो ऑफ एयर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सपायरेशन। हम लोग बोले भी, हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन इक्वल टू ब्रीथिंग, एंड ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन। कैसा रिस्पायरेशन का? एरोबिक रिस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप है, जिसका नाम क्या है? ब्रीदिंग। ओके, तो हम लोग जो है वो देखते हैं कि ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया? ब्रीदिंग के बारे में डिस्कस किया। ब्रीदिंग क्या है? तो हम लोग देखें कि ब्रीदिंग जो है एक प्रकार का मूवमेंट है जो ले करके आता है फ्रेश एयर को और छोड़ता है किसको? फॉल एयर को। फ्रेश एयर किस में? जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा। फॉल एयर किसको? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा। ओके, ब्रीदिंग क्या है? इनफ्लो ऑफ एयर और एक्सफ्लो ऑफ एयर, यानी कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें ब्रीदिंग का, तो हम लोग अभी जो है एडल्ट जो होता है
है ना, उसमें नॉर्मल जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 12 से 14 टाइम्स होता है पर मिनट। ओके, 1 मिनट में हम लोग 12 से 14 बार रिस्पायरेशन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे जो है एज घटता है, जैसे अगर हम लोग एक नॉर्मल बर्थ यानी कि बेबी बॉर्न का जो है वो रिस्पायरेशन रेट देखे तो 40 से 60 टाइम होता है 1 मिनट में, यानी कि वो बच्चा 1 मिनट में 40 से 60 बार सांस लेता है। वही धीरे धीरे वो बढ़ाता है। तो चाइल्ड जो होता है, बच्चा जो होता है, उसमें अगर हम लोग देखें तो उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो है आपका चिल्ड्रेन का 18 से 22 बार 1 मिनट में। और अगर हम लोग देखें एडोलेसेंस का, बच्चे का किशोरावस्था में जब पहुंच जाता है तो भी इसका रिस्पायरेशन रेट जो है वो कितना होता है, 14 से 18 बार। लेकिन अगर एडल्ट की बात करें तो ये कम होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या रेट ऑफ ब्रीदिंग, द रेट ऑफ ब्रीदिंग in human not constant, constant नहीं होता है, it differ in different age। it different in डिफरेंट एज ग्रुप। डिफरेंट एज ग्रुप में ये जो है वो डिफरेंट होगा। हम लोग देखते हैं क्या कि द रेट ऑफ ब्रीदिंग, द रेट ऑफ ब्रीदिंग, द रेट ऑफ ब्रीदिंग is 12 to 14 पर मिनट। 1 मिनट में 12 से 14 बार जो है वो रिस्पायरेशन करता है। कौन? इन एडल्ट। इन एडल्ट, एक एडल्ट में जो है वो कितना, 12 से 14 बार। इन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन में कितना, तो 18 से लेकर के 22 टाइम्स पर मिनट। इन एडोलेसेंस या एडोलेसेंट, फोर्टीन टू 18 टाइम्स पर मिनट। 14 to 18 टाइम्स पर मिनट। और अगर हम लोग बात करें तो इन न्यू बेबी बॉर्न, जो बच्चा एकदम जन्म लिया है ना, न्यू बेबी बॉर्न, इसमें कितना होता है, 40 to 60 टाइम्स पर मिनट। एकदम जो है तेजी से सांस लेता है वो, है ना। तो ये रेट ऑफ रिस्पायरेशन है डिफरेंट, सॉरी रेट ऑफ ब्रीदिंग है डिफरेंट, हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप के ह्यूमन में। ओके, हम लोग देखते हैं कि ब्रीदिंग जो प्रोसेस होता है वो किसके किसके बीच होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रोसेस ये हो रहा होता है ये किसके किसके बीच होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो एटमॉस्फेरिक एयर और एल्वुलाई ऑफ द लंग्स के बीच होता है। ब्रीदिंग अकर बिटवीन, ब्रीदिंग अकर बिटवीन, किसके किसके बीच होगा, तो अकर
between atmospheric air and breathing occur between atmospheric air and alveoli of the lung. Alveoli of the lungs. ये जो ब्रीदिंग होता है वो किसके किसके बीच होता है? तो एल्वुलाई ऑफ द लंग्स एंड एटमॉस्फेरिक एयर, हम लोग सांस जो लिए वो अल्टीमेटली लंग्स के एल्वुलाई तक पहुंचता है और एल्वुलाई से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इसी प्रोसेस को ब्रीदिंग भी बोलते हैं और यही होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। अब देखेंगे अगले मैकेनिज्म को ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन से फैक्टर मैकेनिज्म को अफेक्ट करता है और मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन में जो है वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।